नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, टिकट की आस लगाए नेताजी अपने क्षेत्र में अपना दबदबा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। देश दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर लखनऊ के संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान ने दावा किया है कि युवाओं को सतर्क रहने की जरूरत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान के बाद 953 करोड़ का संजीवनी क्रेडिट घोटाला फिर से चर्चा में आ गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो गया है। इसके बाद लोगों के मन में सवाल लाजमी है कि आखिर इस सिस्टम से क्या फायदा होने वाला है। सिस्टम लागू होने के बाद में लोगों के मन में संशय है कि ये जमीन पर कितना खरा उतरेगा ये सिस्टम। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, टिकट की आस लगाए नेताजी अपने क्षेत्र में अपना दबदबा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। तमाम शुभकामना संदेश वाली होर्डिंग्स दीवारों पर नेताजी की बधाई तो इलाके में दिख ही रही है। भौकाल के लिए चमचमाती बड़ी गाड़ी भी चाहिए, इस गाड़ी से ही तो नेताजी का रुआब बनेगा। लोगों की नजर में ये गाड़ियां चढ़ेंगी तो इलाके में कुछ दिन बाद बताने की जरूरत नहीं होगी कि कौन आया है। गाड़ी देख पहचान के लिए जाने जाएंगे नेताजी। चुनाव में चलना फिरना ज्यादा होने की वजह से भी फिट एसयूवी एक जरूरत तो है ही। लखनऊ में एसआरएम टाटा मोटर्स के मालिक पीयूष अग्रवाल बताते हैं कि चुनाव के समय निश्चित तौर पर गाड़ियों की डिमांड बढ़ जाती है। इस बार भी ये लोग इन्हीं गाड़ियों को पसंद कर रहे हैं। खासकर नेताओं की संख्या ज्यादा है लेकिन कंपनी डिमांड के अनुसार सप्लाई नहीं दे पा रही है, जिसकी वजह से 10 सप्ताह से ज्यादा की वेटिंग है। ऐसे में हम चाहकर भी उनको तत्काल गाड़ी नहीं दे पा रहे हैं। वहीं पीआर हुंडई के मैनेजर देव बताते हैं कि उनके यहाँ क्रेटा में 6 महीने की वेटिंग चल रही है। ये बताते हैं कि हर महीने लगभग 60 गाड़ियां बुक हो रही हैं। इसकी तुलना में कंपनी हमें केवल 15 गाड़ी ही दे पा रही है। शोरूम मालिकों की माने तो मौजूदा समय में 5000 से ज़्यादा एसयूवी गाड़ियों की बुकिंग हो रही है, लेकिन उनमें डिलीवरी का जो है वो 1500 से भी कम कर पाए हैं। ऐसे में आदमी आए या दिन में पैरवी करवाता रहता है। नारायण मोटर्स के टोनी तलवार बताते हैं कि उनके यहाँ थार समेत कई गाड़ियों की बुकिंग के बाद डिलीवरी की वेटिंग 3 से 7 महीने तक की है। हालांकि बोलेरो की डिलीवरी बुकिंग से 1.5-2 महीने में ही वो मिल जा रही है। देश दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर लखनऊ के संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान ने दावा किया है कि युवाओं को सतर्क रहने की जरूरत है। कोरोना की दूसरी लहर की तरह संभावित तीसरी लहर भी युवा को सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकती है। हालांकि बच्चों के लिए राहत भरी खबर है। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर आर.के. धीमन ने कहा है, ये दावा भी किया है कि ओमिक्रॉन के प्रकोप से बचने के लिए बच्चों की नेचुरल इम्यूनिटी मुफीद साबित होगी। तीसरी लहर में बच्चे प्रभावित नहीं होंगे। पहली और दूसरी लहर की तरह इस लहर में भी बच्चे सुरक्षित रहेंगे। साउथ अफ्रीका से आ रही जानकारी के मुताबिक अभी तक सबसे ज्यादा प्रभावित युवा हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। विशेष तौर पर जिन्होंने भी अभी तक वैक्सीन नहीं ली है उनके लिए वैक्सीन लेने का समय आ गया है। सरकार को भी इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। कोविड बिहेवियर ही इससे बचाव का सबसे बेहतर तरीका है। दूसरे शब्दों में कहें तो यही रामबाण इलाज है। किन्हीं कारणों से जो अब तक वैक्सीन नहीं ले सके हैं उनके लिए भी इस भयावह वेरिएंट से बचाव का बेस्ट तरीका वैक्सीन लेना ही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान के बाद 953 करोड़ का संजीवनी क्रेडिट घोटाला फिर से चर्चा में आ गया है। गहलोत ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह पर निवेशकों का पैसा हड़पने वाली संजीवनी क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसाइटी के साथ संबंध होने के आरोप लगाए थे। गहलोत ने कहा था कि पश्चिमी राजस्थान के लोग बाड़मेर जैसलमेर तक रो रहे हैं, इनमें ईमानदारी है तो कि जनता से लूटे हुए रुपए लोगों को वापस देने की क्या तरकीब है। गहलोत ने कहा कि आदर्श सोसाइटी नवजीवन सोसाइटी की तरह संजीवनी सोसाइटी के 4 लोग जेल में बैठे हुए हैं। राजस्थान हाई कोर्ट की ओर से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह को पहले ही नोटिस भी जारी हो चुका है। जानिए क्या है संजीवनी क्रेडिट ऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला। लोगों की शिकायत पर एसओजी ने पिछले साल अगस्त में एफआईआर दर्ज की थी। जांच में 900 करोड़ रुपए घोटाले का खुलासा भी हुआ था। आरोप यह है कि निवेशकों के पैसे को गलत तरीके से चहेते और फर्जी कंपनियों का गठन कर बिना ब्याज लोन दे दिया गया था। जांच के दौरान कई और गड़बड़ियां उजागर हुई थी। सोसाइटी के अधिकारियों की गिरफ्तारी भी की गई थी। इनमें सोसाइटी के मैनेजिंग डायरेक्टर विक्रम सिंह का नाम प्रमुख था।
उसे ही मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसे भी मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। गजेंद्र सिंह शेखावत व विक्रम सिंह बिजनेस पार्टनर रह चुके हैं। विक्रम सिंह के खातों से शेखावत व उनके परिवारजनों के बैंक खातों में लाखों रुपए का लेन देन भी सामने आया है। सांसद बनने से पहले गजेंद्र सिंह शेखावत ने विक्रम सिंह के साथ अपनी पार्टनरशिप को समाप्त कर लिया था। जयपुर की कोर्ट ने शेखावत की भूमिका की जांच के आदेश भी दिए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने जांच पर रोक लगाते हुए उन्हें राहत पहुंचाई। संजीवनी पीड़ित संघ की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। याचिका में सुनवाई के बाद घोटाले से जुड़े सभी पक्षों सहित गजेंद्र सिंह शेखावत व उनकी पत्नी को भी नोटिस जारी किया गया था। मध्य प्रदेश के भोपाल इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो गया है। इसके बाद लोगों के मन में सवाल लाजमी है कि आखिर इस सिस्टम से लोगों को क्या फायदा होने वाला है। कुछ अनुमतियों के लिए अलग अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, सिर्फ पुलिस की परमिशन से ही काम चल जाएगा। यानी कि प्रशासन के कुछ पावर पुलिस के पास भी होंगे। इसके अलावा इस सिस्टम में और क्या क्या बदला है या कैसे काम करता है, मध्य प्रदेश के 2 पूर्व डीजीपी ने इस सिस्टम के बारे में सब कुछ बताया है। पूर्व डीजीपी एसके दास का कहना है कि इससे ट्रैफिक में तो सुधार होगा ही, इसके साथ आरोपियों पर कार्रवाई भी हो सकती है। पहली चीज, ट्रैफिक में भी सुधार आएगा। अभी इसके लिए डीएम पर निर्भर रहना होता है, लेकिन अब सीधे पुलिस डिसीजन ले पाएगी। एसडीएम के पावर पुलिस के पास भी आ जाएंगे। इससे माफियों में डर पैदा हो जाएगा, उन्हें जेल में डालकर अपने हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर में भी मौके पर फैसला लिया जा सकेगा। पूर्व डीजीपी दिनेश जुगरान का कहना है कि यह जनता के लिए एक तोहफा है, पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ेगी। इस सिस्टम से पावर एक जगह हो जाएगा। अभी लोगों को अनुमतियों के लिए पुलिस राजस्व अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते थे, अब एक जगह ही जनता के काम हो जाएंगे, उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। गुंडे बदमाशों पर पुलिस जिला बदर जैसी कार्रवाई कर सकेगी, थानों में जल्द सुनवाई हो सकेगी। मध्य प्रदेश के भोपाल इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो गया है। इसके बाद लोगों के मन में सवाल लाजमी है कि आखिर इस सिस्टम से क्या फायदा होने वाला है। इसका एक बार शेड्यूल तैयार कर लें, फिर इसके अनुसार पढ़ाई कर लें। इससे डरने की जरूरत नहीं है। रिपोर्टर से बातचीत के दौरान स्कूली बच्चों को नीट परीक्षा के लिए केमिस्ट विषय की तैयारी कैसे करें, इसके बारे में भी बताया गया और आगे की जानकारी के लिए भी लोगों को सचेत रहने के लिए कहा गया है। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मेरी टीम तो जीत गई, लेकिन आप सोचिए अगर एक टीम आपके बाप की होती तो हर गली मोहल्ले में चर्चा आपकी होती, लेकिन है नहीं ना ब्रो, तो करनी पड़ेगी। टीम आपके बाप की नहीं, चर्चा आपके बिजनेस और आप। इसीलिए ब्रांड स्पॉट 365 ब्रो, इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांडिंग ऐप। ब्रांड स्पॉट 365 देता है हर बिजनेस की प्रमोशनल पोस्ट, फेस्टिवल ग्रीटिंग्स और वीडियोस। ईयरली सब्सक्रिप्शन सिर्फ 4,999 में। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर ब्रो? डाउनलोड नाउ और शुरू कीजिए आपके बिजनेस का प्रमोशन। ब्रांड स्पॉट 365 आसान है ब्रो। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। किसानों की सिंगू और टिकरी बॉर्डर से आज शुक्रवार को रवानगी होगी। 1 साल 15 दिन चला किसानों का आंदोलन समाप्त हो चुका है। संभवतः 11 बजे के बाद पंजाब के किसान ट्रैक्टर और सामान के साथ रवाना हो गए। इससे पहले आंदोलन स्थल पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की जाएगी। गुरुवार को रात भर सिंगू और टिकरी बॉर्डर पर किसान अपना सामान समेटने में लगे रहे। हालांकि काफी बड़ा एरिया अब खाली हो चुका है, लेकिन हाईवे को पूरी तरह से चालू होने में अभी कुछ वक्त और भी लग सकता है। हालांकि 11 दिसंबर को रवानगी के बाद बात हुई थी, लेकिन किसान नेता रल्दू सिंह ने बताया कि लीडरशिप कल रवाना होगी और तीनों बॉर्डर से कुछ किसान आज रवाना होंगे। आपको बता दें कि गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की थी। किसान और केंद्र सरकार के बीच कई दिनों से चली बातचीत के बाद दोनों ही पक्षों में सहमति बनी और फिर घर वापसी का रास्ता तय हुआ। पंजाब के किसान तो 3 नए कृषि कानूनों की वापसी के बाद ही घर जाने को तैयार थे, लेकिन हरियाणा के किसान एमएसपी पर कानून बनाने और दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए थे। आखिर में
इन दोनों ही मुद्दों पर सहमति बनने के बाद शुक्रवार को पंजाब ही नहीं हरियाणा और अन्य राज्यों के किसान भी घर वापसी करेंगे। सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन की शुरुआत 26 नवंबर 2020 को हुई थी। उसके बाद किसानों ने 1 साल तक दोनों ही बॉर्डर्स को अपना घर बना लिया था। इनमें बहुत से किसान ऐसे हैं जो आंदोलन के पहले दिन से ही यहां डटे रहे, एक दिन में भी घर नहीं गए। ऐसे किसानों का मंच से गुरुवार को सम्मान भी किया गया। हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित पंडित लखीमचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के कुलपति के रूप में फिल्म अभिनेता एवं महाभारत में युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले गजेंद्र चौहान नियुक्त किए गए हैं। वे आज सुबह 11 बजे कुलपति का पदभार उन्होंने ग्रहण किया। हरियाणा के राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बंडारू दत्तात्रेय ने मंगलवार देर शाम उनकी नियुक्ति के आदेश जारी किए। सुकमा में यह पद 20 फरवरी 2020 से खाली है। गजेंद्र चौहान का नाम पहले से ही कुलपति की दौड़ में शामिल था और नियमानुसार उनका चयन कर लिया गया था। कुलपति पद के लिए शैक्षणिक योग्यता और मापदंडों में भी बदलाव किया गया था, जिसमें संस्कृति व फिल्म से जुड़े व्यक्ति को प्राथमिकता दी गई थी। कुलपति पद के लिए अभिनेता सतीश कौशिक, रणदीप सिंह हुड्डा, सिंगर कैलाश खेर, अनुपम खेर के नाम भी चर्चा में थे, लेकिन गजेंद्र चौहान की नियुक्ति इस पद के लिए हो गई है। गजेंद्र चौहान का जन्म दिल्ली में 10 अक्टूबर 1956 में हुआ था। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से रेडियोग्राफी में डिप्लोमा किया था। इसके बाद वे अभिनय के लिए मुंबई चले गए। उन्होंने रोशन तनेजा द्वारा संचालित स्कूल में अभिनय का अध्ययन किया। गजेंद्र चौहान ने काफी फिल्मों व धारावाहिकों में भी अभिनय किया है, लेकिन उनकी खास पहचान 1988 से 90 में महाभारत धारावाहिक में युधिष्ठिर के किरदार से मिली। युधिष्ठिर के किरदार के रूप में ही गजेंद्र सिंह को नई पहचान दी गई। किसान आंदोलन के समर्थन में पिछले 10 महीनों से चल रहा वकीलों का धरना आज खत्म कर दिया गया। धरने में शामिल वकील विक्रम मित्तल ने बताया कि किसानों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। इस कारण से वकील भी आज अपना धरना समाप्त कर लेंगे। सुबह 11 बजे कार्यक्रम व आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद यह धरना समाप्त कर लिया गया। हिसार बार प्रदेश के इकलौती बार है जिसमें गत 10 महीनों से किसान आंदोलन के पक्ष में धरना चल रहा था और सबसे पहले यहीं पर धरना शुरू हुआ था। वरिष्ठ एडवोकेट JS मली के अनुसार कृषि कानून अकेले किसान ही नहीं बल्कि पूरे समाज के हर वर्ग के लिए नुकसानदायक थे। इस बात का सभी को मालूम था और किसानों ने मजबूती से इस लड़ाई को लड़ा। वकीलों ने भी अपना हर संभव इसमें योगदान दिया, जिसके कारण काले कानून सरकार को वापस लेने पड़े। किसानों की सरकार के साथ बनी सहमति के बाद वकील भी अपने धरने को खत्म कर देंगे। ज्ञात रहे कि किसान आंदोलन के समर्थन में धरातल वकील ने किसानों पर दर्ज केस बिना फीस लड़ने का ऐलान किया था। वह बीते दिनों से वकीलों ने डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला का जमकर विरोध किया था। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 17 दिसंबर से शुरू हो रहा है। पिछले सत्र में पंजाब के अकाली विधायकों की ओर से किए गए हरियाणा के मुख्यमंत्री के घेराव जैसी किसी भी घटना को रोकने के लिए गुरुवार को विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने चीफ सेक्रेटरी और दूसरे अधिकारियों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में तय किया गया कि शीतकालीन सत्र के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते हुए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए जाएंगे। हरियाणा विधानसभा में 10 मार्च 2021 को पंजाब के शिरोमणि अकाली दल के विधायकों ने किसान आंदोलन के समर्थन में हरियाणा के CM मनोहर लाल का घेराव करने का प्रयास करते हुए नारेबाजी की थी। इसके अलावा मानसून सत्र के दौरान हरियाणा के ही कुछ विधायकों ने रोष प्रदर्शन के दौरान चंडीगढ़ पुलिस पर भी धक्का मुक्की के आरोप लगाए थे। गुरुवार को विधानसभा स्पीकर की अध्यक्षता में हुई बैठक में फैसला लिया गया कि सेशन के दौरान कोई भी अप्रिय घटना रोकने के लिए सुरक्षा प्रबंध पहले से ही पुख्ता कर लिए जाएंगे। इस बार सत्र के दौरान रोष प्रदर्शन करने की मर्यादा तय करने के लिए स्पीकर सेशन शुरू होने से एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक भी बुलाएंगे। इस मीटिंग में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दूसरे दलों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जाएगा। सत्र से पहले ही रोष प्रदर्शनों की सीमा और उनसे निपटने के तौर तरीके तय किए जाएंगे। बिहार में पंचायत चुनाव अब धीरे धीरे अपने आखिरी चरण में पहुंच रहा है। पंचायत चुनाव के 10वें चरण की मतगणना शुक्रवार को सुबह 8 बजे शुरू हो गई है। यह शनिवार को भी जारी रहेगी। गुरुवार शाम से मतदान कर्मी और पुलिसकर्मी मतगणना केंद्र पहुंच चुके हैं। वहीं शांतिपूर्ण मतगणना के लिए पुलिसकर्मी प्रत्याशियों की चेकिंग कर उन्हें एंट्री दे रहे हैं। सुबह से ही मतगणना केंद्र के बाहर भीड़ लग गई थी। बहुत जल्द परिणाम आने लगेंगे। आज 93,725 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। हालांकि प्रत्याशियों ने परिणाम से पहले ही जीत की तैयारी कर ली है। फूल माला के साथ मिठाई की भी
को भी जमकर ऑर्डर किया गया है। 34 जिलों की 817 पंचायतों में बुधवार को मतदान हुआ था। मतदान के लिए 7,257 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिनमें से 509 नक्सल प्रभावित थे। 10वां चरण 18 जिलों के लिए चुनाव का अंतिम चरण है। 11 चरणों में हो रहे पंचायत चुनाव में आखिरी चरण में 20 जिलों के 38 प्रखंडों में चुनाव होगा। इस तरह से 10वें चरण के साथ 18 जिलों में चुनाव संपन्न हो जाएगा। इन जिलों में 10वें चरण के बाद चुनाव संपन्न हो जाएंगे। इन जिलों में बक्सर, रोहतास, कैमूर, गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, शिवहर, किशनगंज और शेखपुरा भी शामिल है। तो रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। बीजेपी ने अपने ही विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को नोटिस दिया है। वह बाढ़ से विधायक हैं। भाजपा के अनुशासन समिति के अध्यक्ष विनय सिंह ने उन्हें नोटिस दिया है। दिलचस्प बात यह है कि ज्ञानू जब जेडीयू में थे तब उन्हें नीतीश कुमार ने उन्हें अनुशासन समिति का अध्यक्ष बनाया था और वह अनुशासनहीनता का नोटिस दिया करते थे। जेडीयू कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेता अपनी सफाई देने उनके सामने आते थे। अब बीजेपी और जेडीयू दोनों तरफ के नेता उनको कोस रहे हैं। जेडीयू नेता संजय सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि ज्ञानू को संस्कार नहीं है। ज्ञानू भाजपा पर भी सवाल उठा चुके हैं। 2011 में ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जेडीयू में अनुशासन समिति के अध्यक्ष थे। तब ज्ञानू महज एक विधायक थे। उस समय उनकी अनुशंसा पर ही राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, मंगनी लाल मंडल, सुशील सिंह, उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू के तत्कालीन राष्ट्रीय शरद पवार यादव ने निलंबित कर दिया था। तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नारायण सिंह होते हुए यह फाइल शरद यादव तक गई थी। इन चारों को पार्टी के विधान की धारा 21 के तहत निलंबित कर दिया गया था। इन पर ज्ञानू ने आरोप लगाया था कि अधिकृत प्रत्याशियों के विरोध में खुलेआम प्रचार किया जा रहा है। तब उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा के सांसद थे और राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, मंगनी लाल मंडल और सुशील कुमार लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने लोकसभा के 10 और राज्यसभा के 1 सांसद के खिलाफ अनुशासनात्मक और कार्रवाई की अनुशंसा की थी, पर राष्ट्रपति अध्यक्ष शरद यादव ने 4 के खिलाफ कार्रवाई की थी। श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण को अब से कुछ ही घंटे शेष बचे हैं। तैयारियां अंतिम दौर में हैं। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करने के लिए अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। इस अवसर पर काशी वासियों में उत्साह है। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए घाटों पर देव दीपावली की तरह दिए जलाए जाएंगे। लेजर लाइट शो के साथ वाराणसी के सभी मंदिरों और सरकारी व प्राइवेट बिल्डिंग को साज संवार दिया गया है। डीएम कौशल राज शर्मा ने बताया कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन अवसर पर बनारस यानी कि वाराणसी के अलावा देश विदेश से गणमान्य और साधु संतों का काशी में आने का न्योता भी भेजा गया। इस दौरान पीएम मोदी के साथ कुल 4000 लोग के शामिल होने की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई है। उद्घाटन के लाइव प्रसारण के लिए चैनलों के अलावा धार्मिक स्थलों, चौराहों पर एलईडी टीवी स्क्रीन के माध्यम से उनको जो है सीधा प्रसारण लोगों को दिखाया जाएगा, जिससे जो लोग मौके पर नहीं पहुंच पा रहे हैं वो भी इस भव्य आयोजन का हिस्सा बन सके। इस इवेंट को देव दीपावली की तरह से मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि घाटों पर 5 लाख दीपक जलाए जाएंगे। इसके साथ ही लेजर लाइट शो का भी आयोजन किया जाएगा, जिससे पूरा शहर इस उत्सव का आनंद ले सके। इनाग्रेशन के दौरान आतिशबाजी भी होगी। निर्माण कार्य के दौरान जिन मूर्तियों को विस्थापित किया गया है, आज से उन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा का भी काम शुरू किया गया है।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह लोगों की लापरवाही है। विदेश से लौटे लोग अब दूसरों की जान से खेल रहे हैं। जिले में 252 लोग विदेश से लौटे हैं। इनमें से 29 का अभी तक कुछ भी पता नहीं है। इन लोगों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए एड्रेस तक गलत दिए हैं। ऐसे में कोरोना टेस्ट तक नहीं हो सके। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार इन लोगों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। दरअसल जिले के 3 निगम सहित एक पालिका और एक पंचायत का चुनाव है। ऐसे में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस आशंका से परेशान है कि अगर 29 लोगों में एक भी ओमिक्रॉन वायरस से संक्रमित हुआ तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए कलेक्टर डॉक्टर SN भूरे ने निगम और स्वास्थ्य विभाग की ट्रेसिंग टीम को लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि विदेशों से आने वाले जिन लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है उनके घरों में होम आइसोलेशन वाले घरों की तरह स्टिकर लगाए जाएं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बैठक में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को कमजोर करने के लिए व्यापक टेस्टिंग के साथ ही वैक्सीनेशन भी अहम है। मुख्यमंत्री बघेल ने स्थानीय भाजपा नेतृत्व पर भी राजनीतिक तीर छोड़े हैं। उन्होंने कहा है कि हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जिस तरह से नगरीय निकाय चुनाव में खुद भाजपा की प्रदेश प्रभारी पुरदेश्वरी ने कमान संभाली है, उनको स्थानीय नेतृत्व पर विश्वास नहीं है। बालाघाट रवाना होने से पहले रायपुर हवाई अड्डे पर प्रेस से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो सरकार से नाराज है। अगर सरकार से कोई दुखी है तो वो भाजपा है। ऐसा इसलिए है कि कांग्रेस ने उसे 14 सीटों पर सिमटने के लिए बाध्य कर दिया था। अब उनके पास कोई हथियार नहीं बचा है। तब वे कभी धर्म के नाम पर और कभी संप्रदाय के नाम पर विवाद खड़ा कर रहे हैं। बघेल ने कवर्धा और रायपुर के टिकरापारा में धार्मिक झंडों को लेकर भी उपजे तनाव से जुड़े सवालों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। छत्तीसगढ़ में बढ़ रही सांप्रदायिक तनाव के मामलों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान है। मुख्यमंत्री बघेल ने गुरुवार को कहा कि भाजपा के पास सरकार के खिलाफ मुद्दे नहीं है, अब धर्मांतरण और सांप्रदायिकता ही उसके सबसे बड़े हथियार है। उन्होंने कहा कि भाजपा समाज में जहर घोलने का काम कर रही है। राजधानी दिल्ली में गुरुवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है वो कम दर्ज किया गया। यह सूचकांक खराब श्रेणी में आता है। गुरुवार को हवा में प्रदूषक तत्व PM10 और 2.5 की मात्रा 222 और 118 रही। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता निगरानी एजेंसी के मुताबिक 14 दिसंबर तक वायु गुणवत्ता के खराब से बेहद खराब होने की संभावना है। 15 दिसंबर से इसमें सुधार के आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक 10 से 12 दिसंबर तक हवा की गति में मामूली सुधार होगा, लेकिन इस बीच AQI खराब श्रेणी में ही रहने के आसार हैं। 10 दिसंबर को प्रदूषक तत्व PM10 और 2.5 क्रमशः 267 और 142 रहने की संभावना है। इसके अगले कुछ दिन तक कोहरा छाया रहेगा, लेकिन दिन में मौसम साफ रहेगा, धूप खिलेगी। वहीं 12 से 14 दिसंबर के बीच हवा की गति कम रहने के भी आसार हैं, जिससे AQI खराब से बेहद खराब श्रेणी के बीच हो सकता है। इसके बाद 15 दिसंबर से हवा की गति में सुधार होगा। हवा की गति बढ़ने पर AQI में सुधार के आसार हैं। गुरुवार को ITO पर AQI सबसे कम 156 दर्ज किया गया। वहीं आनंद विहार में यह सबसे अधिक 400 था। आनंद विहार को छोड़ दें तो बाकी इलाकों में AQI बेहद खराब श्रेणी में और इससे नीचे रहा। आया नगर में AQI 199 था। आपको बता दें कि बुधवार को AQI 237, मंगलवार को 255 और सोमवार को 322 दर्ज किया गया था। लगातार AQI में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। वातावरण में प्रदूषण तत्व लगातार बने हुए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।